कांच की हवेली। दोस्तों, इस कहानी का पिछला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। कहने को वो घर था, पर किसी छोटी हवेली से कम नहीं था। ये भी ठाकुर साहब की मेहरबानियों का नतीजा था। दीवान जी उनके बहुत पुराने आदमी थे और उनका सारा काम वही देखते थे। ठाकुर साहब तो आंख मूंद कर उन पर भरोसा करते थे। दीवान जी के जाने के बाद ठाकुर साहब उठे और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी, रात जागते हुए गुजरने वाली थी। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उनकी ज्यादातर रातें जागते ही गुजरती थी। उन्होंने सिगार सुलगाई और खुद को आराम कुर्सी पर गिराया, फिर हल्के हल्के सिगार का कश लेने लगे। सिगार का कश भरते हुए ठाकुर साहब अतीत की गहराइयों में उतरते चले गए। उनका अतीत ही उनके मन बहलाव का साधन था। वे अक्सर तन्हाइयों में अपने अतीत की सैर कर लिया करते थे। अब रायपुर के रेलवे स्टेशन पर निक्की पिछले 20 मिनट से खड़ी थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। दीवान जी ने ड्राइवर को निक्की को लेने के लिए भेजा था, पर उसका कोई पता नहीं था। निक्की गुस्से से भरी प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रही थी। इस वक्त निक्की पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए थी। उसकी आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ा हुआ था और सिर पर सन हैट्स था। फ्रॉक इतनी छोटी थी कि आधे पैर नुमाया हो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोग ललचाई नजरों से उसके खूबसूरत पैरों और आगे के उभर को घूरते जा रहे थे। अचानक ही किसी बाइक के एक्सीलेटर की तेज आवाज उसके कानों से टकराई। आवाज इतनी तेज थी कि निक्की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। निक्की की दृष्टि घूमी, सामने ही एक खूबसूरत नौजवान अपनी बाइक पर बैठा बाइक के कान मरोड़ने में व्यस्त था। वो जब तक एक्सीलेटर लेता बाइक स्टार्ट रहती, एक्सीलेटर छोड़ते ही बाइक भूए भूए करके बंद हो जाती। वो फिर से किक मारता, एक्सीलेटर लेता और बाइक स्टार्ट करने में लग जाता। वह पसीने से तरबतर हो चुका था। निक्की 5 मिनट तक उसकी भानी भानी सुनती रही और अंत में उसका सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली, ए मिस्टर, अपनी इस खटारा को बंद करो या कहीं दूर ले जाकर स्टार्ट करो। इसकी बेसुरी आवाज से मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। वह युवक बाइक ना स्टार्ट होने से वैसे ही परेशान था और वो उस पर ऐसी झिड़की, उसकी बाइक का ऐसा अपमान। वह सह ना सका और गुस्से में पलटा, पर जैसे ही उसकी नजर निक्की पर पड़ी वह चौंक पड़ा। अपने सामने एक खूबसूरत हसीना को देखकर उसका गुस्सा क्षण भर के लिए गायब हुआ। फिर बोला, आप मेरी बाइक को खटारा कह रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है मैं इस बाइक पर बैठकर कितनी रेस जीत चुका हूँ। निक्की व्यंग से मुस्कुराई और बोली, रेस? और वो भी इस बाइक से? ये चलती भी है? मुझे तो इसके स्टार्ट होने पर भी संदेह हो रहा है। युवक को तेज गुस्सा आया पर मन महसूस कर रह गया। उसने बाइक को अजीब नजरों से घूरा, फिर एक जोरदार किक मारी। इस बार भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वह बार बार प्रयास करता रहा और एक्सीलेटर की आवाज से निक्की को परेशान करता रहा। कुछ ही देर में निक्की का ड्राइवर जीप लेकर पहुंचा। ड्राइवर जीप से उतरकर निक्की के पास आया। निक्की ड्राइवर को देखते ही बरसी, इतनी देर क्यों हुई आने में? ड्राइवर हकलाया, गलती हो गई छोटी मालकिन। वो क्या है कि असल में? निक्की गुस्से में चीखी, शट अप। ड्राइवर सहम गया और उसकी नजरें जमीन चाटने लगी। निक्की उसे खड़ा देख फिर से भड़की, सामान उठाने के लिए कोई दूसरा आएगा। ड्राइवर तेजी से हरकत में आया और सामान उठाकर जीप में रखने लगा। निक्की की नजरें उस बाइक वाले युवक की ओर घूमी, वो इधर ही देख रहा था। उसे अपनी ओर देखते पाकर निक्की एक बार फिर व्यंग से मुस्कुराई और अपनी जीप की ओर बढ़ गई। अचानक ही वो हुआ जिसकी कल्पना निक्की ने नहीं की थी। उसे अपनी ओर देखते पाकर निक्की एक बार फिर व्यंग से मुस्कुराई और अपनी जीप की ओर बढ़ गई। अचानक ही वो हुआ जिसकी कल्पना निक्की ने नहीं की थी, उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। निक्की ने उस युवक को देखा। अब मुस्कुराने की बारी उस युवक की थी। वह बाइक पर बैठा और निक्की को देखते हुए एक अदा से सिर को झटका दिया और सीटी बजाता हुआ बाइक को भगाता चला गया।
निक्की जलभुन कर रह गई। ड्राइवर सामान रख चुका था। निक्की लपक कर स्टीयरिंग वाली सीट पर आई, चाबी को घुमाया, गियर बदली और फुल स्पीड से जीप को छोड़ दिया। छोटी मालकिन ड्राइवर चीखते हुए जीप के पीछे दौड़ा। निक्की तेजी से पहाड़ी रास्तों पर जीप भगाती चली जा रही थी। कुछ ही दूर आगे उसे वही बाइक वाला युवक दिखाई दिया। उसने जीप की रफ्तार बढ़ाई और कुछ ही पल में उसके बराबर पहुंच गई। फिर उसकी ओर देखती हुई बोली, हेलो मिस्टर खतरा। युवक ने निक्की की ओर देखा। अभी वह कुछ कहने की सोच ही रहा था कि निक्की एक झटके में फर्राटे की गति से जीप को ले भागी। युवक गुस्से में निक्की को देखता ही रह गया। उसकी आंखें सुलग उठीं। उसने एक्सीलेटर पर हाथ जमाया और बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि सड़क पर कुछ लड़कियां पार करती दिखाई दी। उसने जल्दी से ब्रेक मारा। उसकी रफ्तार बहुत अधिक थी। बाइक फिसली और सीधे एक पत्थर से जा टकराई और युवक उछलकर दूर जा गिरा। बाइक से बंधा उसका सूटकेस खुल गया और सारे कपड़े सड़क पर इधर उधर बिखर गए। वह लंगड़ाता हुआ उठा। तभी उसके कानों में किसी लड़की के हंसने की आवाज टकराई। उसने पलट कर देखा, एक ग्रामीण बाला सलवार कुर्ता पहने खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके पीछे उसकी सहेलियां भी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन सभी लड़कियों के हाथ में पुस्तकें थी, जिससे युवक को समझते देर नहीं लगी कि ये लड़कियां पास के गांव की रहने वाली हैं और इस वक्त कॉलेज से लौट रही है। ये देखो काठ का उल्लू, आगे वाली लड़की हंसते हुए सहेलियों से बोली। युवक की नजर उस पर ठहर गई। वो बला की खूबसूरत थी। गर्मी की वजह से उसके चेहरे पर पसीना छलक आया था और पसीने से तर उसका गोरा मुखड़ा सूर्य की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्णिमा की रात में चांद। उसका दुपट्टा उसके गले से लिपटकर पीछे पीठ की ओर झूल रहा था। पेट समतल था और कमर पतली थी। उसका गठिला बदन कपड़ों में छुपाए नहीं छुप रहा था। युवक कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता में खो सा गया। वह ये भी भूल गया कि इस लड़की ने कुछ देर पहले उसे काठ का उल्ला कहा था। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसकी बाइक सड़क पर गिरी पड़ी है और उसके कपड़े हवाओं के जोर से सड़क पर इधर उधर घिसट रहे हैं। लेकिन लड़कियों को उसकी दशा का अनुमान था। उसकी हालत पर एक बार फिर लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी चेतना लौटी। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और उस लड़की को घूरा जिसने उसे काठ का उल्लू कहा था। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। काठ का उल्लू, वह लड़की दोबारा बोली और फिर हंस पड़ी। युवक ने बिफरते हुए कहा, मैं तुम्हें काठ का उल्लू नजर आता हूँ और नहीं तो क्या? अपनी सूरत देखो, पक्के काठ के उल्लू लगते हो। उसके साथ उसकी सहेलियां भी खिलखिलाकर हंसने लगी। युवक अपमान से भर उठा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर होठ चबा कर रह गया। उसे अपनी दशा का ज्ञान हुआ। वह उन लड़कियों से उलझकर अपनी और फजीहत नहीं करवाना चाहता था। वह मुड़ा और अपने कपड़े समेटने लगा और लड़कियां हंसती हुई आगे बढ़ गई। निक्की जैसे ही हवेली पहुंची, ठाकुर साहब को बाहर ही इंतजार करते पाया। उनके साथ में दीवान जी भी थे। वह जीप से उतरी तो दीवान जी लपक कर निक्की तक पहुँचे। आओ बेटा, मालिक कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। निक्की ने ठाकुर साहब को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर ठाकुर साहब से जाकर लिपट गई। ठाकुर साहब ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया। बरसों से सुलगते उनके दिल को आज ठंडक मिली थी। बेटी को छाती से लगाकर वे इस वक्त अपने सारे दुखों को भुला बैठे थे। वह निक्की का माथा चूमते हुए बोले, निक्की, तुम्हारा सफर कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक आने में? निक्की नथुने फुलाकर बोली, ओह पापा, मैं क्या बच्ची हूँ जो कोई भी मुझे तकलीफ दे देगा। उसकी बात से ठाकुर साहब और दीवान जी के ठहाके छूट पड़े। दीवान जी निक्की को अकेला देखकर बोले, निक्की बेटा, तुम्हारे साथ ड्राइवर नहीं आया? वो कहाँ रह गया? निक्की ने कहा, मैं उसे वहीं छोड़ आई। उसने मुझे पूरे 20 मिनट वेट कराया। अब उसे कुछ तो पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं? निक्की की बात से दीवान जी खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं ठाकुर साहब बेटी की शरारत पर झेप गए। ठाकुर साहब निक्की को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए।
घर के सभी नौकर उसे देखने के लिए और उसके आदेश पालन के लिए उसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। ठाकुर साहब निक्की के साथ हॉल में बैठे, दीवान जी भी पास ही बैठ गए। ठाकुर साहब भावुक होकर बोले, तुम्हें आज अपने पास पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है बेटी। निक्की उनके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, मुझे भी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा होती थी पापा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठाकुर साहब बोले, हाँ बेटी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। ठाकुर साहब की बात अभी पूरी ही हुई थी कि हवेली के दरवाजे से किसी अजनबी का प्रवेश हुआ। उसके हाथ में एक सूटकेस था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर लंबे सफर की थकान झलक रही थी। निक्की की नजर जैसे ही उस युवक पर पड़ी, वह चौंक उठी। ये वही युवक था जिससे वो रेलवे स्टेशन पर उलझी थी। दीवान जी उसे देखते ही उठ खड़े हुए और युवक ने भीतर आते ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आइए आइए डॉक्टर बाबू, आप ही का इंतजार हो रहा था। दीवान जी उस युवक से हाथ मिलाते हुए बोले। फिर ठाकुर साहब की तरफ पलटे, मालिक ये रवि बाबू है, मैंने इन्हीं के बारे में आपको बताया था, बहुत शफा है इनके हाथों में। ठाकुर साहब ने जैसे ही जाना कि ये डॉक्टर है, अपने स्थान से उठ खड़े हुए। फिर उससे हाथ मिलते हुए बोले, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ पहुँचने में? वह निक्की पर सरसरी निगाह डालता हुआ बोला, कुछ खास नहीं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब रवि से बोले, आप थक गए होंगे, जाकर पहले आराम कीजिए, हम शाम को मिलेंगे। रवि ने कहा, जी शुक्रिया। दीवान जी रवि से बोले, आइए मैं आपको आपके रूम तक लिए चलता हूँ। रवि ठाकुर साहब को फिर से नमस्ते कहकर दीवान जी के साथ अपने रूम की ओर बढ़ गया। उसका कमरा ऊपर के फ्लोर पर था। सीढ़ियाँ चढ़ते ही लेफ्ट की ओर एक गैलरी थी, उस ओर 4 कमरे बने हुए थे। रवि के ठहरने के लिए पहला वाला रूम दिया गया था। रवि दीवान जी के साथ अपने रूम में दाखिल हुआ। रूम की सजावट और कांच की नक्काशी देखकर रवि दंग रह गया। यूं तो उसने जब से हवेली के भीतर कदम रखा था, खुद को स्वर्ग लोक में पहुंचा महसूस कर रहा था। हवेली की सुंदरता ने उसका मन मोह लिया था। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, बेझिझक कह दीजिएगा। अचानक दीवान जी की बातों से वह चौंका और उसने सहमति में सिर हिलाया। दीवान जी कुछ और औपचारिक बातें करने के बाद वहां से निकल गए। हॉल में अभी भी निक्की अपने पिता ठाकुर जगत सिंह के साथ बैठी बातें कर रही थी। नौकर दाएं बाएं खड़े चाव से निक्की की बातें सुन रहे थे। निक्की की बातों से ठाकुर साहब के होठों से बार बार ठहाके छूट रहे थे। ठाकुर साहब निक्की से बोले, बस बस निक्की बेटा, बाकी के किस्से बाद में सुनाना, अभी जाकर आराम करो। तुम लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी। निक्की बोली, ओके पापा, लेकिन किसी को बस्ती में भेजकर कंचन को बुलावा भेज दीजिए, उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कहकर निक्की अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका कमरा सीढ़ियां चढ़कर दाईं ओर की गैलरी में था। वह रूम में पहुंची गई। निक्की वास्तव में बहुत थकान महसूस कर रही थी। उसने एक बात लेना जरूरी समझा। निक्की बाथरूम में घुस गई। उसने अपने कपड़े उतारे और खुद को शावर के नीचे छोड़ दिया। शावर से गिरता ठंडा पानी जब उसके बदन से टकराया तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। वो काफी देर तक खुद को रगड़ रगड़ कर शावर का आनंद लेती रही। फिर वह बाहर निकली और कपड़े पहनकर कंचन का इंतजार करने लगी। कंचन उसकी बचपन की सहेली थी। निक्की की कंचन के सिवा कोई दोस्त नहीं थी। वैसे तो निक्की बचपन से ही बहुत घमंडी और जिद्दी थी, पर झोंपड़े में रहने वाली कंचन उसे जान से प्यारी थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों में एक चीज की समानता थी कि दोनों ही माँ की ममता से वंचित थी, और शायद यही इनकी गहरी दोस्ती का राज था। कंचन को हवेली में किसी भी क्षण आने जाने की आजादी थी। कोई उसे टोक दे तो निक्की पूरी हवेली को सिर पर उठा लेती थी। ठाकुर साहब भी भूले से कभी कंचन का दिल नहीं दुखाते थे। इतने बरस कंचन से दूर रहने के बाद भी निक्की उसे भूली नहीं थी। निक्की शहर से कंचन के लिए ढेरों कपड़े लाई थी। निक्की उन कपड़ों के पैकेट को निकालकर कंचन का इंतजार करने लगी।
रवि पिछले 30 मिनट से अपने रूम में बैठा उस नौकर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे उसने अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए थे। सड़क के हादसे में उसके कपड़ों की इस्त्री खराब हो गई थी और अभी तक वो उन्हीं कपड़ों में था जो हवेली में घुसते वक्त पहन रखे थे। वो कुर्सी पर बैठा उल्लुओं की तरह दरवाजे की तरफ तक टकी लगाए घूरे जा रहा था। ठक अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। निक्की उठी और दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुलते ही सामने एक खूबसूरत सी लड़की सलवार कमीज पहने खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही निक्की की आंखों में चमक उभरी। वो कंचन थी। निक्की ने उसका हाथ पकड़ा और रूम के भीतर खींच लिया, फिर कस के उससे लिपट गई। दोनों का आलिंगन इतना गहरा था कि दोनों की आपस में दब गई। निक्की इस वक्त ब्लू जीन्स और ग्रीन टी शर्ट में थी और कंचन ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। कंचन ने कहा, निक्की तुम कितनी बदल गई हो, इन कपड़ों में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निक्की उसे पलंग पर बिठाती हुई बोली, मेरी जान तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे लिए भी ऐसे ही कई ड्रेसेस लाई हूँ। उन कपड़ों को पहनते ही तुम भी मेरी तरह हॉट लगने लगोगी। कंचन घबरा कर बोली, मैं और ऐसे कपड़े? ना बाबा ना, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। इन कपड़ों को पहनकर तो मैं पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगी। और हो सके तो तू भी जब तक यहाँ है ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दे। निक्की चहकती हुई बोली, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू पहन कर तो देख। और तू मेरी चिंता छोड़, मैं तो अब हमेशा यही रहूंगी और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।